नियंत्रण एवं समन्वय का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 14 पॉइंट पहले ही पढ़ चुके हैं। आज 15 पॉइंट पढ़ेंगे। 15 से जितने पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। पाठ में जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अभ्यास में जो प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा लंबा क्लास है, शुरू से देखिए। और जो चीज़ यहाँ हम बता देंगे तो वही चीज़ क्वेश्चन में आएगा तो हम वहाँ पे छोड़ देंगे। अब मानव मस्तिष्क का कार्य यहाँ पे हम बता रहे हैं और अगला क्वेश्चन आता है कि मानव मस्तिष्क का कार्य लिखिए, तो थोड़ी ना बताएंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया, इसी से लिख लेंगे, है ना। तो पहला नंबर प्रश्न क्या है समझिए। पहले 15 नंबर प्रश्न कि मानव मस्तिष्क के कार्यों को बताना है। मानव मस्तिष्क के कार्यों को बताना है। देखिए, मानव मस्तिष्क के कार्यों की व्याख्या करें। हमारा जो मस्तिष्क है ये कौन कौन काम करता है उसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहला काम करता है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित कार्य है, लिख के हम लिखेंगे पहला पॉइंट, आवेगों को ग्रहण करता है। जो भी आवेग बाहर से मिलता है उसको एक्सेप्ट करता है, लेता है। जैसे गर्मी में जाते हैं, गर्मी लगता है, ये आवेग हुआ और हमको मस्तिष्क एक्सेप्ट कर लेता है कि गर्मी है। अगला, ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करता है। यह आवेग जो भी मिला है उसको, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिला है उसके बारे में पता करता है कि आखिर ये क्या है, गर्मी लग रहा है कि सर्दी लग रहा है, क्या है, सांप है कि बिच्छू है कि छिपकली है, किससे डरना है। तो दिमाग में जैसे छिपकली देखें डर लगा, शेर को देख के भी डर लगता है, सांप को भी देख के डर लगता है। तो सब में डर में अलग अलग बात होती है। किसी को अपना अपना डर अलग अलग बात होती है, सबका डर अलग अलग होता है। तो डर लगने पर क्या करेंगे, सांप आ गया बगल में तो क्या करना है, तो माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन सेट होगा, वही हिसाब से आप भागिएगा कि मारिएगा कि कूद जाइएगा सांप पर, इस सांप अपने कूद जाइएगा। ये सब आपका माइंड में जो सेव होगा उसी तरह से आप काम एक्शन लीजिएगा, है ना, विश्लेषण करेगा माइंड। उसके बाद आवेग के विपरीत पेशियों के ग्रंथों की अनुक्रिया भेजता है। जैसे इधर गर्मी लगा है तो माइंड कहता है गर्मी इधर लग रहा है तो इधर कर लो, विपरीत दिशा में थोड़ा सा आवेग कर देता है ताकि वो बच जाए। जैसे गड्ढा में गिरने जा रहे हैं तो माइंड कहा कि भैया गड्ढा में गिरने जा रहे हैं, फटाक ऐसे हो गए, बैलेंस हो गए, बच गए, इस तरह से होता है। और क्या होता है, संवेदी अंगों से जो उद्दीपन प्राप्त होता है उनके और शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। जो संवेग मिला है, हाथ में चींटी काटा है तो क्या करना चाहिए, किसी का गला तो नहीं दबा देंगे। कोई लड़का है जो हमारे हाथ में चींटी काट लिया तो छोटा सा एक्शन किया, छोटा सा मिस्टेक किया तो छोटा सा थप्पड़ लगाएंगे उसको, अब चक्कू से गला थोड़ी ना काट देंगे। तो ये कैसे पता चला कि अभी चक्कू से गला नहीं काटना है, अभी हल्का सा थप्पड़ लगा देना है क्योंकि हल्का सा ही का मिस्टेक किया हमको, है ना। ये दिमाग का आपका वहाँ पे समन्वय स्थापित करता है कि कैसे क्या करना है। उसके बाद यह सभी प्रकार के चेतन और अचेतन संबंधित सूचनाओं को ग्रहण करता है और उसे संग्रहण भी करता है। जो भी चेतना आपके मन में है, चेतन क्या होता है, जो जगे हुए हैं और देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, वो चेतन है। और जब आप बेहोश होते हैं, सो जाते हैं, तभी आपकी एक ज़िंदगी होती है, तभी आप सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, सपना में बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, वो अचेतन क्रियाकलाप होता है। जो हम जगे हुए करते हैं वो चेतन क्रियाकलाप है और जो हम सोकर नींद में करते हैं, सपना में करते हैं, वो अचेतन क्रियाकलाप है। तो सबको संग्रहण करने का काम कौन करता है, तो ये मस्तिष्क से ही करता है कि सपना में क्या देखे थे। कभी कभी सपना की बातें पूरी याद रहती है और कभी कभी पूरा सपना, जैसे नींद टूटा सपना भी गायब हो जाता है, ऐसा होता है। अगला, मानव के व्यवहार को भी नियंत्रित करती है। आदमी कैसा व्यवहार का होगा, गुस्सा करेगा, प्यार करेगा, नफरत करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, यह भी कौन तय करेगा, यह मस्तिष्क तय करेगा। मानव का मस्तिष्क तय करेगा कि वो क्या तुम्हारे साथ करने वाला है, ठीक है ना। तो मस्तिष्क जो है मेन काम को ये करता है, ठीक है। तो मानव के शरीर में मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल है, जो आप देखें 6 पॉइंट अगर परीक्षा में आए तो किन्हीं 4 या 5 पॉइंटों को लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु किसे कहते हैं। मेरुरज्जु क्या है, देखिए मेंडुला अम्बाला गेटा के नीचे छोर से एक कोमल रस्सी जैसी संरचना मेरुदंड की कोशिकाओं के बीचों बीच से होती हुई अंतिम निचले सिरे तक जाती है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। हमारे शरीर में जो हमारा ये होता है गर्दन,
जहाँ पे हाथ कनेक्ट होता है वहाँ से नीचे एक रीढ़ की हड्डी होती है जो नीचे डांड तक रहता है। इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, मेरुरज्जु होता है, जो इन्फॉर्मेशन को, आवेग को पूरे शरीर में संचारित करने का काम कर देती है ना। जैसे आपको मारेंगे छड़ी से तो क्या करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, कैसे करने लगते हैं। शरीर का भी एक्टिविटी होता है, खाली हाथे नाक कान होता है कि शरीर का भी होता है, तो कौन करेगा, मेरुरज्जु करेगा। और ये मेंडुला जो है आपका मेरुरज्जु, जो शरीर का जो आपका मेरुरज्जु है ना, मेरुरज्जु इसे कहते हैं, मतलब मेरुदंड जो होता है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं मेरुदंड कहते हैं, उसी के अंदर पाई जाती है। और समझिए एक तार का बंडल उसी से गुजरा हुआ है, उसी हड्डी के बीचों बीच से। तो किसी का अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया जाए तो पूरा इन्फॉर्मेशन चल जाएगा, खत्म हो जाएगा और बेचारा सुन्न हो जाएगा, कोमा में चल जाएगा बेचारा, समझे। देखते हुए साउथ वाला मूवी में हीरो मारता है तो पूरा हड्डी तक अंदर से करका देता है, तो गाना सिला रहता है, बेचारा कोमा बैठा रहता है, ऐसा देखे होइएगा। तो मेरुरज्जु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मोन किसे कहते हैं। हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 12 में भी आता है क्वेश्चन में। 12 में जब होम साइंस पढ़िएगा उसमें पढ़िएगा हार्मोन किसे कहते हैं। हार्मोन क्या है, हार्मोन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और यह जो होता है ना, एक गति और उत्प्रेरक को या उत्तेजना को प्रकट करने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। अगर परिभाषा अगर पढ़े कि हार्मोन है क्या, तो आप कहिएगा हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं, बस यहाँ से याद कीजिएगा। हार्मोन क्या है, वे रासायनिक पदार्थ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सबसे पहली बात क्या है, तो यह रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ है जो जीवों के शरीर में स्वतः नहीं होगा, स्वतः ही संश्लेषित होते रहते हैं, खुद ब खुद निकलते रहते हैं, और जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण के साथ साथ अंगों के कार्यों प्रणाली के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। माने हार्मोन आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से निकलने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। प्राकृतिक रूप से निकलने वाला मतलब भगवान खुद निकालते हैं, आपकी निगरानी से निकलने वाला वो नहीं है। प्राकृतिक रूप से भगवान द्वारा स्रावित होने वाला वैसा रासायनिक पदार्थ जो क्या करता है, जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। क्या करता है, जैविक क्रिया किसे कहते हैं, सांस लेना, चलना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, जो भी सजीव काम करता है उसे जैविक क्रिया कहते हैं। उसको नियंत्रित करता है, साथ ही यह बताता है किस अंग को कहाँ करना है, क्या काम करना है। लिखना है तो हाथ उठ रहा है, पाँव नहीं उठ रहा है। मारना होता है, जैसे कि हमको साइकिल चलाना होता है तो पाँव से चलाते हैं, हाथ से नहीं चलता है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, कोई तो है ना, तो हार्मोन। अच्छा, कोई आपको डांटता है तो आपको मारना है कि पीटना है, कि थपड़ियाना है, धक्का देना है, ये कौन तय करता है, ये हार्मोन तय करता है। जब आपको कोई तंग किया है तो उस समय कौन सा हार्मोन कैसा निकला है, कितनी मात्रा में निकला, उसी आधार पे आप उसको सजा देते हैं। अभी एक थप्पड़ चटका देते हैं, कहता है तैकला टोकले तो एक थप्पड़, अभी देख कहियो तोरो मौका मिल तो बता दो। तो ये क्यों आया, क्योंकि उसका हार्मोन ऐसा एक्टिव हो गया और गुस्सा में कुछ कर दिया जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसा होता है, गुस्सा में हार्मोन जब ज़्यादा निकलता है तो गुस्सा वाला हार्मोन भी निकलता है, प्यार वाला भी हार्मोन निकलता है ना, सब तरह का होता है। तो ये समन्वय स्थापित करने वाला होता है, मतलब हार्मोन है। अच्छा, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, समझ लीजिए। आपके शरीर में एक निकलने वाला द्रव है जो आपकी हाइट को बताता है कि कितना हाइट होगा, आपका रंग गोरा होगा कि काला होगा, आप मोटे होइएगा कि पतले होइएगा, आप गुस्सा वाला होइएगा कि बहुत सॉफ्ट होइएगा, आप लंबे होइएगा कि बौने होइएगा, आपके मूछें कितनी होगी, आपकी आवाज़ कितना पतला होगा, कितना भारी होगा, ये सब तय करने का काम करेगा। स्तन का विकास कितना होगा स्त्रियों में, ये सब तय करने का काम करेगा कौन, हार्मोन। ये हार्मोन ही है जो तय करता है इन सभी क्रियाओं को, समझ गया ना। नेक्स्ट, घेंघा रोग के बारे में बताइए। देखिए होता क्या है, भोजन में या जल में आयोडीन की कमी, भोजन में या जल में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होता है सामान्यतः गला के ऊपर होता है ना, तो गला के नीचे होता है, थायराइड ग्रंथि होता है। तो अगर आप आयोडीन का सेवन नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं आयोडीन, तो आपको धीरे धीरे उसमें सूजन होना शुरू हो जाएगा और एक रोग हो जाएगा जिसे कहते हैं घेंघा रोग, और वो फूल जाएगा और लटक जाएगा, उसे कहते हैं घेंघा। क्या कहते हैं, घेंघा। बड़ा भरा भद्दा लगता है देखने में,
और प्लस में दर्द भी थोड़ा थोड़ा सूजन भी करता है उसमें, तो बेकार लगता है, उसका फिर ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है। तो इसलिए आयोडीन को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक खाइए, थोड़ा थोड़ा खाते रहिएगा तो आपको वो पूरा होते रहेगा, तो आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवों में बौनापन क्यों होता है? कोई कोई जीव देखिएगा ना, कोई कोई आदमी होता है या औरत होता है, लड़की होता है ना, उसका हाइट उसके क्लास के बच्चों के साथ हाइट के बराबर नहीं बढ़ता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। इसके क्या कारण, बौनापन के क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या दिया है, कम उम्र में पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन HTS का स्राव बंद हो जाता है। जिस व्यक्ति के माइंड में जो पीयूष ग्रंथि होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, माइंड में पीयूष ग्रंथि होता है, अगर वो कम उम्र में ही पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकालना बंद हो जाएगा, कौन हार्मोन, तो HTS अगर निकालना बंद हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसका शरीर वृद्धि नहीं कर पाएगा और वो उसका शरीर उतना ही हाइट रह जाएगा, जल्दी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो हार्मोन जो है STH नहीं निकल रहा है। कहाँ से नहीं निकल रहा है, पीयूष ग्रंथि से। कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। कैसे चालू करेंगे, अगर किसी का रुक गया है तो योगा प्राणायाम दवाइयाँ कुछ होती है, उसको खाने से फिर वो हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा, तो हाइट फिर बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो सकता है। मगर एक निश्चित उम्र के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाता है किसी इंसान का, समझिए ना। जैसे 24-25 साल हो जाएगा तो उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगा। उससे पहले अगर बना रुका हुआ है तो कुछ दवाइयों का प्रयोग करके, कुछ योगा प्राणायाम करके, ध्यान करके, आप मस्तिष्क को संतुलन करके, योगा करके उस हार्मोन को स्रावित करवा लीजिएगा, तो आपका फिर से हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीन क्या होता है? ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, माने पादप माने पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन। यह मुख्यतः तना की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिकाओं के दीर्घान में, कोशिकाओं के विभाजन में, बीजों के अंकुरण में, बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायक होता है। किसी भी पौधा में ऑक्सीन क्या करता है, उसके तना की हाइट को बढ़ा देता है। पौधा में जो तना होता है ना, ये तना को हाइट को बढ़ाने का काम कौन करेगा, ऑक्सीन। ये हाइट इतना है 10 है, ये बढ़ेगा, हाइट कब बढ़ेगा, जब ऑक्सीन बढ़ेगा, ऑक्सीन का स्राव होगा तो ये तना का हाइट बढ़ेगा और नीचे से इसका हाइट जो है ना थोड़ा ऊपर हो जाएगा ऐसे, है ना। और क्या करेगा, कोशिका दीर्घान, कोशिका के विभाजन में भी काम आता है। कोशिका के विभाजन, जो ना फल में बीज नहीं होता है उसको भी बनाने का काम ही करता है, उसके भी उत्पादक में सहायक होता है। जैसे केला में बीज नहीं होता है सामान्यतः, तो उसको भी बड़ा करता है, छोटा करता है, इस तरह से इस काम करता है। ठीक है ना। चलिए, ये था आपका प्रश्न जो हम अपने से बनाए थे। ये मेरा अपने द्वारा बनाया गया क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन जो थे। अब जो आप प्रश्न देखिए, अभी 20 क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं वो सब मेरे द्वारा बनाया गया था। अब जो पढ़ने जा रहे हैं पाठ के अंतर्गत वाले प्रश्न, ये पाठ में सबसे पहला प्रश्न यही होगा। देखिए, है कि नहीं है? तो जो हम पढ़ाए वो क्या है, नोट्स हो गया, अपने मन से पढ़ाया, सो वही मेन होगा। और ये क्वेश्चन आंसर हुआ, ये भी मेन होता है, क्वेश्चनों से पूछता है, नोट्सों में से पूछता है। तो अब है प्रत्यावर्ती क्रिया, टहलने की क्रिया के बीच में क्या अंतर है। प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होता है, टहलने में क्या अंतर होता है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती क्रिया बिना हमारे सोचे समझे बड़ी तीव्रता से स्वयं होने वाली क्रिया है। हम कह सकते हैं वैसी क्रिया जो हमारे बिना सोचे समझे ही हो जाती है और बहुत तेजी से होती है, इतना कि सोचने का समय भी नहीं देती है। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती क्रिया। जैसे छींक आना, क्या छींक आने से बहुत देर पहले पता चल जाता है आपको, और आती है तो क्या उसको रोक लेते हैं आप, नहीं। ये अति तीव्रता से आने वाली क्रिया है, इसे कहेंगे हम लोग प्रत्यावर्ती क्रिया। और एक होता है क्या, टहलना। तो टहलना तो हमारे बस में है, हमारा मन करेगा तो हम टहलेंगे, मन करेगा तो रुकेंगे, मगर हमारा मन करेगा तो छींक सकते हैं। अभी छींक सकते हैं, नहीं छींक सकते हैं। आज जब छींक आएगा तो मन से रुक सकता है, न तो आपको होने कराने में आपका ताकत है, ना आप करा सकते हैं ना उसको रोक सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती क्रिया है, और जो आपके कंट्रोल में है, जो आप करते हैं उसको क्या कहते हैं, कि टहलने की क्रिया एक अच्छी क्रिया है, आपकी इच्छा से होती है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है
दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रहण सिनेप्स में क्या होती है? कल ही आपको बताए थे कि न्यूरॉन की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है, और आप देखे थे उसमें जो पाँव जैसा निकला हुआ था और इसी पाँव जैसा निकला हुआ फिर इसका हाथ जैसा निकला हुआ था और सितारा जैसा निकला था। न्यूरॉन वाला याद आया? आए? नहीं? तो इसके बीच में ज्वाइंट होता है, उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। जो तंत्रिका तंतु का सबसे अंतिम सिरा होता है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो यहाँ की सूचना इसमें जाता है तो बड़ी ध्यान से होता है, रासायनिक पदार्थों को छोड़ने से होता है। अब यहाँ चोट लगी तो इसको यहाँ से यहाँ भेजना है, तो ध्यान से चोट लगी है उसे आना चाहिए इन्फॉर्मेशन। गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो रासायनिक पदार्थों के प्रवाह से वहाँ से होती है। यहाँ पे एक रासायनिक पदार्थ प्रवाह होगा, इसमें आएगा तो समझ आएंगे कि यहाँ चोट लगी है। ठीक है ना? और इस प्रकार से सूचना चोट यहाँ लगेगा या चोट पाँव में लगेगा और दिमाग में सूचित हो जाएगा कि आपको चोट लगा है। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में स्थित एवं संतुलन उत्पन्न एवं अनुरक्षण का काम करता है? तो आप कल पढ़े थे ना, मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क होता है वही संतुलन और अनुरक्षण का कार्य करता है। कौन मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क माने सबसे पिछला मस्तिष्क, वही ना है? नहीं, अनु माने क्या होता है? सबसे छोटा, हाँ, पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। तो यही ना संतुलन करता है, सबसे पीछे वाला मस्तिष्क जिसमें सब डाटा सेव होता है। अगला, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? अब एक अगरबत्ती का गंध पता कैसे चलेगा? जैसे वहां पे अगरबत्ती जला तो आपको पता कैसे चला कि वहां पे अगरबत्ती जला? तो कहते हैं क्या कि एक अगरबत्ती की गंध का पता इसलिए लगता है क्योंकि वहां पे जो जलता है तो उसमें कुछ संवेदीय गंध उत्पन्न होता है अगरबत्ती में, और वो गंध आता है हमारे नाक तक। नाक में घ्राण केंद्र होता है। क्या होता है? घ्राण केंद्र। और घ्राण केंद्र उसको एक्सेप्ट करता है, पता करता है कि ये नाला का सेंट है, कि धूप का है, धूप अगरबत्ती का है, कि आम का है, कि केला का है, कि गंदी कोई बदबू है, पता कैसे चल जाता है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारा दिमाग में सेव करता है और पता करते ये तो अगरबत्ती का सेंट है, पहले हम सूंघे हुए थे कि अगरबत्ती का था, तो अगरबत्ती से मैच कर जाता है, हम समझ जाते हैं कि अगरबत्ती का खुशबू वहाँ पे, और बिना देखे बता देते हैं कि वो अगरबत्ती है। क्या कि वो अगरबत्ती अगर सूंघे रहिएगा तो आपको उसका खुशबू पता हो जाता है कि नहीं? क्या आम का खुशबू है कि केला का खुशबू है आपको पता नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आम का खुशबू भी सेव है और केला का खुशबू भी सेव है। तो बगल में अगर आम पका हुआ बहुत सारा है तो आप बता दीजिएगा कि आम का खुशबू है, आम पका हुआ है, बता देते हैं आप। ये क्योंकि आपके दिमाग में मस्तिष्क में सेव है वो चीज़, और घ्राण के अंदर से कनेक्ट हो जाता है इसलिए। ठीक है? अगला है 5वां नंबर, प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका जो होती है ना, वो क्या होती है कि विपरीत त्वरित गति से स्वयं होने वाली क्रिया है। मतलब विपरीत गति में होता है, जैसे आग में आग हाथ लगा तो पीछे हो जाता है, ऑटोमेटिक विपरीत दिशा में हो जाती है, और कुछ सोचने समझने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आप जा रहे हैं, आपको आग में पैर पड़ा तो आप फटाक देकर पीछे कर लीजिएगा, बाद में सोचिएगा कि करे क्या, मगर पीछे ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये आपको पूछ के नहीं करेगा कि भैया पीछे हो जाओ, पैर कहता है, ऑटोमेटिक हो जाता है कि नहीं? ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक क्रिया हो जाती है ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन कर देता है वहाँ पे। ये क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। मेरुरज्जु ही दिमाग तक जाता ही नहीं है। मेरुरज्जु कहता है आग से गर्मी लगा, पीछे खींचो ना, बाद में सोचना कि क्या करना है, आग में कूदना है, आगे भागना है कि पीछे भागना है, कि सो जाना है कि भागना है, कि क्या करना है, ये तय करेगा बाद में मस्तिष्क। परंतु मेरुरज्जु पहले ही एक्शन कर लेता है कि पीछे खींच दो। जैसे तुमको मारेंगे छड़ी से ना तो हाथ पीछे ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा सॉरी अब आप घुसाएंगे कि और मारेंगे कि पता नहीं क्या होगा, मगर खींचे थे पीछे हो गया, क्योंकि आप इतना ऊंचा उठाए थे तो डर के मारे पहले ही पीछा हो गया। अब हम थोड़ी नहीं किए थे, मेरुरज्जु किया है, मेरा दिमाग भी नहीं किया था, मेरुरज्जु खटाक के पीछे कर लिया ऑटोमेटिक। हम जैसे ऐसे हाथ उठाए तो फटाक दे पीछे होने लगा, और तुम कर नहीं रहे हो रहा है ऑटोमेटिक। मेरुरज्जु ही तुम्हारा कर दे रहा है ऑटोमेटिक, मेरुरज्जु ही इसको कंट्रोल कर देता है। ठीक है ना? पादप हार्मोन क्या है? बहुत ऐसे रसायन होते हैं जो पादप में वृद्धि में सहायता करते हैं, जैसे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब पादप हार्मोन हैं। पादप का मतलब होता है पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन, और ये सब अलग अलग काम करते हैं। अगर आपको विशेष पढ़ना है तो 9th में पढ़ सकते हैं कि ऑक्सीन क्या करता है, जिब्रेलिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सब 9th में पढ़ना है।
अभी फिलहाल में ये जान लिया कि ये पादप हार्मोन है। आपके परीक्षा में ये पूछेगा कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं, तो पादपों में संचालित होने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं, जैसे ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है ना। अगला है छुई मुई के पत्तों में का जो गति होता है प्रकाश के पारों की गति से किस प्रकार भिन्न है। छुई मुई क्या होता है, छुई मुई एक पादप है, पौधा है, उसमें क्या होता है कि अगर उसके पत्ता को हल्का सा टच कर देते हैं तो मुरझा जाता है, और फिर छोड़ देते हैं तो फिर खिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें पत्तियों की गति दिशिक नहीं होती है, सब पत्ता अपने अपना में सिकुड़ जाता है, एक दिशा में नहीं सिकुड़ता है, सब अपने अपने में सिकुड़ जाता है। अब पारोह की गति कल बताए थे, जो पौधा का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको कहते हैं पारोह। क्या कहते हैं, प्रारोह, या प्रारोह नहीं, परोह। तो परोह जो ऊपर वाला भाग होता है वो किधर बढ़ता है, इधर प्रकाश निकलेगा, इधर सूर्य का प्रकाश निकलेगा आएगा उधर कार्य बढ़ेगा। तो पारोह की गति जो होती है प्रकाश की ओर होती है, मगर छुई मुई के में जो पत्ता की गति होता है वो सब दिशिक नहीं होता है, चारों तरफ हो जाता है। यही इसमें अंतर है। ठीक है ना। अगला है एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए। पादप हार्मोन ऑक्सीन जो पौधों में वृद्धि, पादपों को बढ़ाता है, तना को बढ़ाता है। किसी सहारे चारों ओर प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन किस प्रकार सहायक होता है। 12 क्लास हो गया तारे। कभी देखे घिउरा का पेड़, कद्दू का पेड़, उसमें देखिएगा चढ़ेगा ना, जब जमेगा तो उसमें एगो पतला पतला लत्ती लेकर निकलेगा जो कोनो पेड़ को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ेगा, उसे कहते हैं प्रतान। क्या कहते हैं, पत्ता में जो घिउरा में, लौका में, इस समय लत्ती में जो निकलता है ऐसे ऐसे लंबा लंबा, छोटा के आँख रहता है, वो देख लेता है कि लकड़ी उन्हें कारी घुस जाएगा, अगर पकड़ लेगा लपेट लेगा बढ़िया से, और लपेट के ऊपर बढ़ेगा, है ना। आप हटा दीजिएगा फिर उनका घूम जाएगा, जिन्हें सपोर्ट मिलेगा उन्हें पकड़ पकड़ के ऊपर बढ़ेगा। तो प्रतान को कौन बढ़ाता है, तो ऑक्सीन। क्या करता है, ऑक्सीन। ऑक्सीन ही उसको बढ़ाने का काम करता है। कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है। ये पहले तो उसको छूता है, छूने के बाद ऑक्सीन हार्मोन के सहारे ये दूसरी दिशा में वृद्धि करता है, मतलब ये नीचे की तरफ वृद्धि करेगा। ऊपर गया ना तो लता ऊपर नहीं बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ेगा, और नीचे बढ़ेगा तो नीचे मोटा आएगा तो ऊपर अपने आप भागेगा। अब हम यहाँ बढ़ाएंगे तो ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो नीचे से बढ़ते बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे प्रतान ऊपर बढ़ते जाएगा, और हर जगह ज्वाइंट पर प्रतान निकलना शुरू करेगा, और उसको पकड़ते जाएगा और तेजी से उसको वृद्धि करते जाएगा। और उसको आप इन्हें से पौधा के पकड़ लिया है, इन्हें से पौधा के पकड़ के लकड़ी में पकड़ लिया है, आराम से आपका घिउरा के पेड़, लौका के पेड़ ऊपर चढ़ रहा है, फिर इन्हें से निकला, फिर इसको पकड़ लिया लकड़ी में, फिर इधर लकड़ी में पकड़ लिया, और फिर इसको आगे बढ़ा रहा है, ऐसे बढ़ते रहेगा वो, है ना। अगर आप ये प्रतान को तोड़ दीजिएगा तो ये ऊपर बढ़ेगा ही नहीं बेचारा, नीचे लतरे लगेगा, नीचे लतरेगा, है कि नहीं है। तो ऑक्सीन पीछे की तरफ गति करता है, जिससे पीछे वाला तरफ बढ़ जाता है और वो आगे की तरफ आगे बढ़ते जाता है, ऊपर बढ़ते जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जलानुवर्तन को दर्शाने के लिए प्रयोग कीजिए। कल ही बताए थे कि ये वो गमला में आप पौधा रोपिए, गमला में पौधा रोपे हैं तो जड़ किधर बढ़ेगा, जल की ओर, उसी जलानुवर्तन कहते हैं। पादपों का जल की ओर बढ़ना ही जलानुवर्तन कहलाता है, जिसको हम लोग प्रयोग में कल देखे थे। उसके लिए क्या करते हैं, तो एक बीकर में थोड़ा मिर्चा डाल देते हैं, प्लास्टिक में थोड़ा सा मिट्टी रख के पानी रख देते हैं, अब पौधा कल बताया था ना। तो ये जड़ जो है किधर बढ़ रहा है, जिधर पानी है उधर करीब बढ़ रहा है, इन्हें पानी नहीं है तो इन्हें नहीं बढ़ रहा है, जड़वा इन्हें बढ़ रहा है जिन्हें पानी है, जिन्हें करीब पानी है उन्हें बढ़ रहा है जड़, और जिन्हें पानी नहीं है उधर जड़ नहीं बढ़ रहा है। और यही दर्शाता है कि कुछ दिन के बाद जब हम मिट्टी हटा के देखते हैं तो पौधा का जड़ जो है सीधा नहीं गया है, टेढ़ा हो गया है। क्या है, तो पनियाबा टेढ़ा की तरफ था ना उधर, तो उधर मुड़ गया है। इससे साबित हो जाता है कि पौधा में जड़ में जलानुवर्तन होता है। आइए प्रयोग आपको एनसीईआरटी में पढ़ के दिखा ले, ठीक है, चित्र भी दे ले है उसका। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। किसके द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी होती है। क्या होती है, अंतःस्रावी, मतलब अंदर ही उत्पन्न होने वाली, जो हार्मोन कहलाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। इससे क्या स्रावित होता है, हार्मोन। और हार्मोन ही तय करता है कि किसी जीव का रासायनिक गुण या भौतिक गुण कैसा होगा, गोरा होगा कि काला होगा कि लंबा होगा कि मोटा होगा, कैसा होगा, वही तय करता है। अगर आप लंबे हैं तो हार्मोन वाला ज़्यादा निकल गया, इसलिए लंबे हैं। वो हार्मोन नहीं निकला है STH, तो आपका छोटे हो गए हैं। गोरे होने का भी हार्मोन होता है, काले होने का भी हार्मोन होता है। फेयर लवली लगाने से गोरा काला नहीं होता है, हार्मोन के निकलने से होता है। हार्मोन खाने से निकलता है, खाना अच्छा खाइएगा उस हिसाब से वो हार्मोन निकलेगा तो गोरा हो जाइएगा।
फेयर लवली रगड़ने से आप उसे नहीं गोरा होता है। थोड़ा देर के लिए चमक दे देता है, थोड़ा सा गोली में भूत सतह का सुरक्षा दे देता है। अगला है आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक खाने की इसलिए सलाह दी जाती है कि आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। क्या होगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? थायरोक्सिन ग्रंथि में क्या बनेगा? थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। और ये बनेगा तो प्रोटीन और वसा का पाचन होगा वो। और जब प्रोटीन और वसा का पाचन हो जाएगा तो फूलेगा नहीं और आपको घेगा रोग नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन कीजिए। बिना आयोडीन युक्त नमक का खाइएगा तो कभी भी घेगा, हो सकता है, नहीं हुआ तो बचे हुए। अगला प्रश्न है, जब एंड्रेलिन रुधिर में स्रावित होता है तो क्या अनुक्रिया होता है? जब खून में एंड्रेलिन हार्मोन प्राप्त निकलता है तो क्या होता है? दिल तेजी से धड़कने लगता है, बहुत तेज हो जाता है और ताकत बहुत बढ़ जाता है। रक्त की मात्रा कम होने लगता है वहाँ पे, और कहीं पे श्वसन दर बढ़ जाता है, कहीं पे घटता है। और इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा अथाह शक्ति उत्पन्न होता है और इससे एक साथ मिलकर जंतु के शरीर में कैसनों स्थिति से निपटने का शक्ति दे देता है। जैसे आप पानी में डूब रहे हैं तो पानी में डूब रहे हैं तो पूरी ताकत लगा के निकलिएगा, कोशिश कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अंत माने कोशिश तो कीजिएगा ना आप। तो जो लास्ट में कोशिश कीजिएगा उस समय क्या निकलेगा? आपको यही निकलेगा, एंड्रेलिन। और वो आपको ताकत बहुत देगा। अगर वो ताकत से निकल गया तो निकल गया, नहीं तो उसमें धंस गया, रह गया, मर गया। तो एंड्रेलिन का निकलना एकदम जरूरी है। कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी हानिकारक भी होता है। मधुमेह क्या होता है? देखिए, मधुमेह के कुछ रोगी चिकित्सक इंसुलिन का इंजेक्शन देकर इसलिए की जाती है क्योंकि इसका प्रमुख हार्मोन है नया क्लास रन दिया। अब हल्का हल्का सवाल सर इसमें बारी में। ये पाठ हल्का है, इससे भी हल्का है अगला पाठ, उससे थोड़ा डिफिकल्ट अगला पाठ है। थोड़ा सा दो पाठ बहुत आसान है। तो जल्दी जल्दी, हे भगवान, इसमें तो बैठने की व्यवस्था हो सकता है? नहीं, नहीं होगा, बैठने वाला व्यवस्था नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? नहीं ना, ज़्यादा ऊँच नहीं होगा, गिर जाएंगे तो फिर ठीक है, ज़्यादा ऊँचा नहीं होना चाहिए। चालू कर दिए, चालू है। देखिए प्रश्न है, इंसुलिन का, देखो प्रश्न क्या करा है, मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सक ये सलाह देता है, क्या देता है कि इंसुलिन की इंजेक्शन दे जाना चाहिए इसको। मतलब जिसको भी मधुमेह का बीमारी हो जाता है उसको इंसुलिन का सुई पड़ता है। मधुमेह के कुछ रोगी जो होते हैं ना, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देने से क्या हो जाता है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो निकलता है और अग्नाशय में जो इंसुलिन होता है वो स्रावित होने लगता है और हार्मोन और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये रक्त में जाके उसके शुगर को कंट्रोल कर देता है। क्या कर देता है? ब्लड में शुगर की मात्रा होती है, शुगर माने चीनी की मात्रा होती है, जिसको चिनिया बीमारी कहा जाता है ना। मधुमेह का बीमारी का मतलब होता है चिनिया बीमारी, सुने होइएगा, डायबिटीज भी कहते हैं उसको। तो उसमें ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने से हुआ है। तो जब ब्लड में इंसुलिन आने लगेगा तो स्वाभाविक है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शर्करा जो है ना, चीनी की मात्रा है ना, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंजेक्शन लेते रहिए, जिसको भी शुगर की बीमारी हो गया इंजेक्शन लेते रहिए, तब तक बचा रहिएगा। इंजेक्शन लेना बंद कीजिएगा तो बस बीमारी होना
शुरू कर देगा, घाव फुंसी तरह तरह की बीमारी होगा और आदमी की मृत्यु तक भी हो जाती है, नहीं लीजिएगा तो। अगला क्वेश्चन है अभ्यास में, देखिए अभ्यास निकालिए। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो इसमें साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। दो तंत्रिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। बताए थे तंत्रिका तंतु का सबसे अंतिम सिरा। ध्यान नहीं दे रहे हो अभी, लास्ट में ध्यान नहीं दे रहे हो, पिटाई कर रहे हो। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क कौन कौन काम करने के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय धड़कने के लिए, शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए, ये सब काम करने के लिए उत्तरदायी है। कौन? मस्तिष्क। हमारे शरीर में ग्राही क्या करते हैं और इस पर विचार उत्पन्न कीजिए, बताइए कि कैसे, अगर ये काम नहीं करेगा तो कौन कौन समस्या उत्पन्न होगा। ग्राही क्या करता है? जो तंत्रिका तंतु में ग्राही होता है, दीर्घ तंत्रिका तंतु जो होता है, दुमिका होता है, वही ना इन्फॉर्मेशन पता करता है वायुमंडल से कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और वही ना इन्फॉर्मेशन देख के बताता है कि गर्मी है कि सर्दी है कि बरसात है क्या है, और इन्फॉर्मेशन देता है माइंड को, तो माइंड काम करता है। जब ग्राही तंत्र उसको पकड़वे नहीं करेगा, पहचानवे नहीं करेगा, ज्ञानेंद्रियों तक जयवे नहीं करेगा, हमारा मस्तिष्क से जयवे नहीं करेगा, तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे आग लगा हुआ है, कि सांप आया है, कि बिच्छू मारा है, कि यहाँ पे भूकंप आया है, पता ही नहीं चलेगा, और इस स्थिति में हम भी उसका शिकार हो जाएंगे। तो ग्राही तंत्र बताएगा इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क को, तब जाके हमको समझ में आएगा। अब ग्राही तंत्र किसमें होता है? कान का ग्राही तंत्र किसके लिए होगा? सुनने के लिए। जीभ में जो ग्राही तंत्र होगा स्वाद के लिए, है ना। आंख में जो ग्राही तंत्र होगा वो देखने के लिए। तो सब ग्राही तंत्र अलग अलग काम में करता है। जो ज्ञानेंद्रिय कहते हैं आप, ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यहीं पे ग्राही होती है। जैसे हम आपको बोले तो आप सुने, और सुन के दिमाग में दिए इन्फॉर्मेशन, तो दिमाग में समझ रहे हैं, वो होता है। अगला है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का विक्षिका संरचना बनाइए और इसके कार्यों का चर्चा की। तो कल ही बता दिए थे, तंत्रिका तंतु न्यूरॉन का चित्र बना के बता दिए थे कौन की क्या करता है, कौन भाग में क्या होता है, बताए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? पादप में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है? कल ही बताए थे कि पादप का जो पारो होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और इसको हम लोग प्रयोग के द्वारा देखे भी थे कल, है कि नहीं? नहीं देखे थे? और जल की तरफ जो बढ़ता है जड़, उसको क्या कहते हैं? जलानुवर्तन। अगला है मेरज्जु आघात किन संकेतों के आने पर व्यवधान होता है? मेरज्जु आघात मस्तिष्क में आने वाले सूचनाओं का आवागमन बाधित हो जाता है। जब मेरज्जु एक्टिव हो जाएगा तो मस्तिष्क से सूचना नहीं जाएगा। जैसे आपको पैर आग पे पड़ा है, तो आग पर पैर बढ़ने से आपका पैर खुद ब खुद पीछे आ गया, दिमाग को सोचने का मौका भी नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका मेरज्जु ही कंट्रोल कर लिया। अगला है पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? पादप में कोई रासायनिक तंत्रिका तंत्र नहीं होता, उसमें बताए थे। उसमें क्या होता है? तो उसमें हार्मोन होता है। क्या होता है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में आप पढ़े थे, अलग अलग पादप हार्मोन अलग अलग काम करने के लिए होता है। कोई पत्ता को बढ़ाने के लिए, कोई फल को पकाने के लिए, कोई तना को बढ़ाने के लिए, है ना। सब अलग अलग हार्मोन अलग अलग काम करता है उसमें, और वही समन्वय का काम भी करता है। तो पादप में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसलिए पौधा को आप काटते हैं तो रोता नहीं बेचारा। मनुष्य को काटिएगा अगर तो रोएगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र होता है, दुखाने लगेगा, है कि नहीं है। मगर पौधा काटता है तो रोता नहीं है, क्योंकि उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अगला, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र क्या आवश्यक है? क्या इसका आवश्यकता है? क्या कोई जीव में नियंत्रण समन्वय करने वाला कोई तंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर ये तंत्र नहीं रहेगा तो बताइए, हम लोग शायद कुछ अनहोनी होगा तो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। और हम लोग गड्ढा में गिर रहे होंगे, पता नहीं चलेगा गड्ढा में गिर रहे हैं। कोई हमारा गला काट रहा होगा, पता नहीं चलेगा गला काट रहा है। कोई हमारा आँख निकाल रहा होगा, पता नहीं चलेगा मेरा आँख निकाल रहा है। कोई हमारा किडनी निकाल रहा होगा, हमको पता नहीं चलेगा किडनी निकाल रहा है। एक ग्राही तंत्र ही तो बताता है कि आपको तिकाले को पिन चुभाता है तो पता जाता है, तो आँख कान निकालने की तो दूर की बात है कि नहीं। तो नियंत्रण में समन्वय का होना अति आवश्यक है। अगर जीव में नहीं होगा तो बेचारा बहुत ही विकट स्थिति में जी सकता है। अगला है ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होता है? प्रत्यावर्ती क्रिया उसे होता है जो अचानक होता है, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं या कर नहीं सकते हैं, जैसे छींक का आना, और जैसे हृदय का स्पंदन, हृदय का धड़कना, खून का बहना। नहीं छोड़िए, ये अनैच्छिक क्रिया तो ये अलग हो गया। सर
ठीक है ना, ये क्या प्रत्यावर्ती क्रिया है। और कुछ अनैच्छिक क्रिया भी होती है जो हमारी इच्छा से नहीं होती है। अनैच्छिक क्रिया देखिए क्या करा, अनैच्छिक क्रिया बिना हमारी इच्छा या सोच के परंतु लगातार होने वाली क्रिया होती है। एक तो प्रत्यावर्ती क्रिया है, वो भी हमसे परमिशन नहीं लेती है। अनैच्छिक क्रिया भी हमसे परमिशन नहीं लेती है। जैसे हृदय धड़कने से पहले आपको परमिशन लेता है, तो ये प्रत्यावर्ती क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है। तो अचानक हृदय धड़क गया तो प्रत्यावर्ती हो जाता है। लगातार धड़क रहा है तो अनैच्छिक क्रिया है। तो लगातार धड़क रहा है तो अनैच्छिक क्रिया है। मगर दोनों आपके बिना मर्जी से ही होता है, चाहे प्रत्यावर्ती क्रिया हो चाहे अनैच्छिक क्रिया हो, दोनों आपके मर्जी के बिना होता है। तो कौन आपके मर्जी के बिना होता है? वह ऐच्छिक क्रिया। क्या है? ऐच्छिक क्रिया, जो आपकी इच्छा से होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्रिका एवं हार्मोन क्रिया विधि को तुलना करिए और बताइए कि किस प्रकार से वो होता है, गठित कैसे होता है। कोई भी जंतु होता है ना, उसमें या तो तंत्रिका तंत्र है नहीं तो हार्मोन है, जो ये बताता है कि आपको कौन सी घटना घटित हो रही है आपके साथ। तंत्रिका तंत्र का कार्य बड़ी ही तीव्रता के साथ होता है। जैसे आपको कोई चींटी काटेगा तो सेकेंडों नहीं लगेगा मस्तिष्क को बता देने में कि चींटी काटा है, सेकेंडों नहीं लगेगा, बहुत तेजी से हो जाता है, बहुत तीव्र गति से होता है। परंतु हार्मोन का जो गति होता है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है। हार्मोन वाला गति थोड़ा धीरे धीरे होता है, धीमी गति से होता है। और तंत्रिका तंत्र वाला जो घटना होगा वो बहुत तेजी से होगा। यानी पौधा को आप काटिएगा तो अचानक सूख नहीं जाएगा, थोड़ा समय लगेगा सूखने में। और पौधा को गला काटिएगा तुरंत मर जाएगा और रोएगा भी, क्योंकि पौधा में हार्मोन है, दर्द नहीं हुआ है उसको, और थोड़ा देर के बाद सूखेगा, 2-3 घंटा के बाद सूखने लगेगा वो। और इंसान में तंत्रिका तंत्र है, जैसे काटेगा तंत्रिका तंत्र कटता है तो दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बाप चिल्लाइएगा भी, और प्लस में काटते ही खत्म। तो तंत्रिका तंत्र तेजी से काम होता है उसमें, और हार्मोन वाला काम बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है। छुई मुई का पौधा जो है उसमें और टांग में, तो बताइए कि छुई मुई जो होता है वो हार्मोन के कारण से होता है। ये अदैसिक गति होता है, किधर मुरझाएगा पता नहीं है, किधर मुरझा सकता है पत्ता। मगर जो आपकी टांग की गति है, टांग आपका किधर बढ़ेगा, टांग में जांग बढ़ेगा चाहे कुछ बढ़ेगा, मगर टांग आपका बढ़ेगा, तो हम कहेंगे टांग बढ़ रहा है। जांग बढ़े चाहे नीचे वाला बढ़े, चाहे घुटना बढ़े, चाहे कुछ बढ़े, तो कहेंगे टांग बढ़ रहा है। मगर छुई मुई में क्या होता है, वो गति कैसा हुआ है, वो बेचारा सिकुड़ गया है, अथवा देर छोड़ दिया तो फिर फैल गया है, वृद्धि नहीं हुआ है उसमें, दोनों में अंतर हुआ है ना। इस प्रकार से आप देखें सारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं जो 12 तक हैं, है ना। तो आप आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप लिख लेते हैं तो आपको प्रिंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट का ऑप्शन क्या है, कुछ चार्ज लगता है, प्रिंट चार्ज, नॉर्मल चार्ज लगता है, वो जैसे जेन्युइन चार्ज होता है वो लगता है, तो वो जमा कर दीजिए। जैसे इंटर वाला बच्चा कहता है सर प्रिंट निकाल दीजिए, लिखने का समय में नहीं है, निकाल दीजिए तो हो जाता है। अब भैया सर लगा दीजिए, लिखेंगे तो लगा देंगे, तो अभी से लेकर शाम को 5 बजे तक लिखते रहिएगा, इसको बहुत लेट लगेगा लिखने में ना। तो लगाना, अब बताइए आप पढ़िएगा, अभी यहाँ से आप जाइएगा तो क्या कीजिएगा, पहला काम क्या कीजिएगा, बंद किए तो मैथ जाके बनाइएगा, क्या कीजिएगा अभी